हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्वेल्थ ब्रोस में। आज फाइनल में हाजिर हूँ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के पूरे डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो को चालू करूँ इससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाह रहे हैं कि बोर्ड्स में आपके पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स आए तो चैप्टर आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत अच्छी खासियत हमारे सामने आती है कि चैप्टर जितना बड़े होते हैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, उनको पढ़ने में उतना मज़ा आता है। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है जितने भी इसके पार्ट आएंगे, लेकिन आपको पूरा डिटेल वे में देखना है क्योंकि हम बिल्कुल अच्छे से आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को चालू करें इससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले इसका मीनिंग हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस की, तो डेमोक्रेटिक का मीनिंग आपको पता होगा। रिसर्जेंस का मीनिंग होता है, अगर हम हिंदी में बोले आप बोल सकते हैं किसी को पुनर्जीवन मिल जाना, किसी का रिवाइवल हो जाना। अगर हम इंग्लिश में बोलें इसके सिनोनिम में जाते हैं ये। तो कुल मिला के डेमोक्रेसी का कैसे रिवाइवल हुआ ये हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इमरजेंसी की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इमरजेंसी के बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले और कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो भी हम पूरा इसमें डिस्कस करने वाले हैं आखिरी में। तो सीधा चैप्टर को चालू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम इमरजेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इमरजेंसी क्यों लगी, इसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ हम सब ने अभी पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 1967 के बाद कैसा क्या इंडिया में पॉलिटिक्स चल रहा था। इंदिरा गांधी जी जो थी वो एक बहुत ही इमर्जिंग लीडर के रूप में सामने आई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी वो इंडिया में। उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा कि यार गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच बहुत दंगे हो रहे थे, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है पूरा। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे रूल्स है जो वॉयलेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो समय की गवर्नमेंट फॉर्म करी थी उसने भी सीधे बोल दिया कि जो कोर्ट है ये कोर्ट हमारे डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के खिलाफ है, प्रिंसिपल के। मतलब कहीं ना कहीं बीच में टांग अड़ाने की इसकी आदत हो गई है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह भी बोला था कि जो हमारा कोर्ट है, ये कोर्ट जो हमारा है बहुत ही कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मीनिंग होता है कुल मिलाकर अगर इस यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा राइट विंग को सपोर्ट करता है, वही पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करता है, ये पूरा इसमें आ जाता है। तो इसका कहना था कि बिल्कुल कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, इसलिए जो हमारी प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम आते हैं उनको ये कभी इंप्लीमेंट होने ही नहीं देता, उसके पीछे वो टांग अड़ाता है इनका कोर्ट। तो कांग्रेस ने ये बोला था। उसके बाद बाकी जो पार्टी है जो कांग्रेस को अपोज कर रही थी उनका कहना था कि कांग्रेस की जो पार्टी अभी बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो गई है, अब गवर्नमेंट जैसी नहीं रही, एक पर्सनल अथॉरिटी बनती जा रही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन लोगों का डिक्टेटरशिप टाइप का आने लगा है। तो ये बहुत आया था। उसके बाद कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, ये हम सब ने पढ़ा। उसके बाद और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाटक चालू हो गए थे। तो ये बैकग्राउंड की इमरजेंसी आती है। इसके बाद और बात कर लेते हैं कि भाई इकोनॉमिक वे में क्या चल रहा था। तो सिंपल बात है, 1971 के इलेक्शन में अपन सबने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी ने बहुत खूब कहा था गरीबी हटाओ। मतलब सब इंदिरा गांधी बोल रहे हटाओ बोल रहे थे, तो इन्हें गरीबी हटाओ बिल्कुल बोल दिया था कि भाई हम किसी भी तरीके से पॉवर्टी रिमूव कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन 1971-72 के बाद इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी। साथ ही साथ इंडिया की इकोनॉमी, जब हमारा बांग्लादेश क्राइसिस हो गया था तो उसका एकदम हैवी स्ट्रेन इस पर आ गया था। ईस्ट पाकिस्तान, मतलब इसका बाद में नाम बांग्लादेश रख दिया गया था, वहाँ से 8 मिलियन पीपल ऐसे थे जो इंडिया में क्रॉस कर आ गए थे। तो ये एक अलग बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, हमने पुराने चैप्टरों में ये पढ़ा था। उसके बाद फिर बाद में हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई। तो पाकिस्तान के साथ जब हमारी वॉर हुई तो उसके बाद यूएस ने हमारी मदद करने से मना कर दिया था। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बताता हूँ कि कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय। तो पाकिस्तान ने यूएस का कैंप ज्वाइन कर लिया था, इंडिया ने नहीं करा था। तो इंडिया से वैसे ही यूएस गुस्से में था, फिर इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ाई कर ली तो यूएस ने एक प्रकार से इंडिया से बदला लिया था। ये हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गई थी एकदम से, जिसके बाद ओवरऑल हर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने लगी। तो प्राइस अगर हम 1973 की बात करें तो 23% बढ़ गई थी और 1974 में 30% बढ़ गई थी। इतनी प्राइस बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं देश की जनता का क्या हाल हो रहा होगा। उसके बाद इन्फ्लेशन की वजह से एकदम लोगों में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ये हो रहा था। फिर साथ साथ ग्रोथ भी हमारी इंडस्ट्रियल कोई ग्रोथ इतनी नहीं बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था और रूरल एरियाज़ में मेनली प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो ये पूरा इकोनॉमिक उसका भी हमारा आता है। और इसका एक और चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ जब इतनी चीज़ें एक साथ होने लगती हैं तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आप बिल्कुल डिटेल वे में समझ पाएंगे। तो अगर आपको पता होगा कि जब एकदम एक्सपेंडिचर होने लगता है तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कुछ भी करके एक्सपेंडिचर को रोका जाए। तो गवर्नमेंट ने इसका तरीका क्या निकाला, इनके जितने भी एम्प्लॉयड थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, इनकी सैलरी को इन्हें फ्रोज कर दिया।
इनने बोला कि थोड़े समय के लिए आपकी सैलरी को हम रोक दे रहे हैं। आपने सुना होगा ऐसा होता रहता है। इन्हें ये रोक दिया। तो इसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उन लोग की डिससेटिस्फेक्शन आ गया था। साथ ही साथ 1972-73 में हमारे यहाँ मानसून फेल हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एकदम से गिर गई। मतलब फूड ग्रेन आउटपुट की बात करें तो 8% कम हो गया था। ये बहुत ज़्यादा होता है। ये हुआ तो ये जो जनरल एटमॉस्फेयर एक डिससेटिस्फेक्शन का बन गया था, इसकी वजह से पूरे इंडिया में एक इकोनॉमिक सिचुएशन बर्बाद हो गई थी, बहुत खतरनाक हो गई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, जो पार्टी ऐसी है जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती है, मतलब नॉन कांग्रेस पार्टी जो होती है अपोजिशन वाली, इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। और जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब गवर्नमेंट पर आप बहुत ज़्यादा आरोप लगा सकते हो, तो ये चीज़ें और एकदम हाई लेवल पर होने लगती हैं। तो बाकी पार्टियों ने फ़ायदा उठाया, इन लोगों ने बिल्कुल अपोज करना चालू किया। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स के भी बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, उनका अनरेस्ट बहुत बढ़ चुका था। 1960s में एकदम से इन लोगों ने दंगे अंगे करना चालू कर दिए थे। मेनली स्टूडेंट ही सामने दिखते थे, इंडिया का यूथ एकदम सामने आ जाता था। उसके जो मार्क्सिस्ट ग्रुप होते हैं, इन लोगों की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर सिंपल बात करें तो मार्क्सिस्ट ग्रुप जो वाले होते हैं, इन लोग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पर बिलीफ नहीं रखते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, पूरी एक मिलिटेंट ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं, आर्म्स ले आते हैं और ऐसी टेक्निक अपनाते हैं, मतलब कुल मिला के विद्रोह की, जिससे ये जो कैपिटलिस्ट लीडर बने और जो पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है इसको ओवरथ्रो कर सकें। तो इन लोग इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और इनको मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बोलते हैं। आजकल इनको माओइस्ट भी बोलते हैं। माओइस्ट का एक और नाम होता है नक्सलाइट, ये आपने बहुत सुना होगा। मेनली अगर बोले तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने बहुत काम भी किया इनको सप्रेस करने का, लेकिन इन लोगों ने आगे बहुत कुछ किया, वो हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि भाई क्या मूवमेंट्स हुए और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यही बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से फाइनली फिर इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो पूरी हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि गुजरात और बिहार में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे थे और ये दोनों ऐसे स्टेट थे जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस समय पर, और ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स एकदम बढ़ता जा रहा था यहाँ पर। और इसके बाद धीरे धीरे हमें देखने को मिला कि लोग एकदम सामने आके प्रोटेस्ट करना चालू कर रहे थे। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए कहाँ पर मूवमेंट हुए थे, कैसे हुए थे, और मेनली जो ये हम सब पढ़ रहे हैं यही जाके आगे रीज़न निकलेगा कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। तो बिल्कुल गहराई से इसको समझिएगा। सबसे पहले हुआ क्या, गुजरात और बिहार दो स्टेट जहाँ पर उस समय कांग्रेस का रूल चला करता था, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पर थी। वहाँ पर हमें एकदम से स्टूडेंट लोगों के प्रोटेस्ट देखने को मिलने लगे और इस प्रोटेस्ट के कारण बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला स्टेट और नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में, दोनों जगह इसका अंतर हमें देखने को मिला। सबसे पहले जनवरी 1974 में गुजरात के स्टूडेंट्स ने क्या किया, एकदम से एजिटेशन चालू कर दिया। उन लोगों ने एकदम प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। किसके खिलाफ? उन्होंने बोला कि जो फूड ग्रेन्स है उसकी प्राइस एकदम बढ़ रही है, कुकिंग ऑयल हो गया या अदर जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं इनकी प्राइस एकदम से बढ़ रही है। और इन लोग करप्शन के भी खिलाफ थे जो समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इसके लिए इन्हें प्रोटेस्ट किया। इनके प्रोटेस्ट को किसने ज्वाइन किया? जो मेजर अपोजिशन पार्टीज हैं उनने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। इन्हें हम भी अपना हाथ देंगे और ये इतना वाइड स्प्रेड हुआ, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कि फाइनली इस स्टेट में, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं गुजरात की, यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ गया था। मतलब इतना ज़्यादा हद तक ये बढ़ गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और आगे क्या हुआ, तो यहाँ पर फिर मेनली ये हुआ कि उस समय हमारे यहाँ जो लोग थे, जो अपोजिशन पार्टी थी और खासकर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन सब ने बोला कि स्टेट के लेजिस्लेचर इलेक्शन फिर से होना चाहिए। उस समय मोरारजी देसाई, इनका नाम आपने सुना होगा पुराने चैप्टर में भी, उस समय कांग्रेस के मेंबर थे और खासकर ये इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े राइवल थे। मतलब अगर टक्कर होती थी मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में होती थी। इनने बोल दिया कि अगर यहाँ पर फिर से इलेक्शन नहीं हुए तो ये इनडेफिनाइट फास्ट पर बैठ जाएंगे, मतलब अनशन पर बैठ जाएंगे, खाना पीना त्याग देंगे जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते। इतना प्रेशर आया लोगों का, इतना अपोजिशन का प्रेशर आया कि फाइनली गुजरात में जून 1975 में फिर से असेंबली इलेक्शन कराने पड़े और उस इलेक्शन में कांग्रेस की हार हो गई थी। मतलब आपको मालूम चला होगा एक मूवमेंट से कितना बड़ा एक अंतर देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बिहार साइड की। तो मार्च 1974 में यहाँ पर भी स्टूडेंट आए जिन्हें बिहार में प्रोटेस्ट करना चालू किया। इनके प्रोटेस्ट करने के रीज़न क्या थे? रीज़न हमेशा याद रखिएगा। इनके रीज़न थे राइजिंग प्राइस जो थी, फूड स्कैरसिटी जो हो रही थी, फूड की कमी हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, करप्शन हो रहा था, इन सब पे इन्हें किया। इसके बाद इन्हें क्या किया, जयप्रकाश नारायण, इन पर नया टॉपिक हुआ जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। इनने जेपी नारायण को बोला कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए एज अ लीडर। जेपी नारायण ने उस समय पॉलिटिक्स को छोड़ चुके थे वो, और वो सोशल वर्क पर काम कर रहे थे, लेकिन इनने बोला तो इनने उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन इनने अपनी एक शर्त रखी थी कि मैं जब भी आपके उसको ज्वाइन करूंगा जब नॉन वायलेंट वे में ये होगा।
और ये सिर्फ बिहार में लिमिटेड नहीं रहेगा। इनने सीधे ये बात करी थी, इन्होंने बोला था कि भाई हमें वायलेंस भी नहीं करना है, लेकिन साथ ही साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार में होके रह गया, इसको हमें और आगे बढ़ाना है। लोगों ने बोला भाई ठीक है, तो स्टूडेंट ने इनको मान लिया और उसके बाद इन लोग एकदम नेशनल लेवल पर अपील करना चालू कर रहे थे। इसमें हर लोग आ रहे थे, कोई भी सिचुएशन में कहीं के भी हो, सबने इस मूवमेंट में पार्ट किया। रिच हो गरीब हो, उसे कोई अंतर नहीं हो रहा था, सबने पार्ट लिया। और जयप्रकाश नारायण ने बोला कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट का डिसमिसल हो जाए बिहार से। और इनने टोटल रिवॉल्यूशन की बात करी थी, ये वर्ड याद रखिएगा, ये बोर्ड में बहुत पूछा था कि टोटल रिवॉल्यूशन की बात किसने करी। तो जयप्रकाश नारायण ने बोला था कि सबसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट को हटाना है, साथ साथ टोटल रिवॉल्यूशन हमें लेकर आना है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर में। और जब इन चीज़ों में रिवॉल्यूशन आएगा, उसी के बाद एक अच्छी हमारी ट्रू डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सकती है इंडिया में। इसके बाद बंद घेराज स्ट्राइक्स होती रही, बिहार में बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिज़ाइन करने से मना कर दिया था। गवर्नमेंट ने बताया हम रिज़ाइन नहीं करने वाले हैं, ये हुआ। अब बात कर लेते हैं हमारे सब यूनिट जयप्रकाश नारायण टोटल रिवॉल्यूशन में जो अपडेट्स आए हैं। ये अभी लेटेस्ट सिलेबस आया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जहां लगेगा हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे, अगर ऐसा लगेगा नहीं बीच में नहीं है जगह, जब चैप्टर एंड हो रहा होगा, जब हम पूरे नए टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। तो अगर बात करें हम जेपी नारायण की, तो इनको मेनली इनके 3 कंट्रीब्यूशन की वजह से जाना जाता है। पहला, इनने करप्शन के खिलाफ लड़ाई करी। उसके बाद दूसरा, इनका जो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का प्रिंसिपल है, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें जो टोटल रिवॉल्यूशन के लिए कैंपेन किया था, उसके लिए भी बहुत फेमस है। जेपी नारायण हमारे पहले ऐसे लीडर है जो इंडिपेंडेंस के बाद सीधे करप्शन के खिलाफ खड़े हुए थे। इनने यूथ का पार्टिसिपेशन लिया था गुजरात और बिहार में। मेनली अगर हम बात करें, इस एरिया में बहुत ज़्यादा था, फैला बहुत जगह था, लेकिन यहाँ पर मेनली इसका हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। तो इंडिपेंडेंस के लिए पहले एक ऐसे जन थे। साथ ही साथ इन्हें लोकपाल की बात करी थी। लोकपाल मतलब आप बोल सकते हैं एक ऐसी बॉडी रहती है जो करप्शन के खिलाफ काम करती है और लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करती है, कि उनको कभी करप्शन का सामना ना करना पड़े। ये इंडिया में मेनली होता है। तो लोकपाल के ऑफिस के लिए इन्हें मेनली बात करी थी। और इनका जो ये कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का जो एक व्यू था, इनका एक प्रिंसिपल था, इसका इनका कहना था कि जो हमारी सोसाइटी है, कम्युनिटीज़ की जो हमारी सोसाइटी है इंडिया में, ये मेनली 3 लेयर से बनी हुई है। एक हमारा आता है कम्युनिटी, एक हमारा आता है रीजन और एक हमारा आता है राष्ट्र। और जब ये सब तीनों मिल जाते हैं तो इससे एक हमारा ट्रू फेडरेशन फॉर्म होता है, ये इनने बोला था। साथ ही साथ इनके प्रिंसिपल पर इनने बोला था कि हमें एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है। इनने बोला था कि हमें इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, स्टेट, सबको मिलकर एक पूरे रिवॉल्यूशन, टोटल रिवॉल्यूशन की बात करनी चाहिए। टोटल रिवॉल्यूशन के बहुत साथ थे। इनका मतलब था कि पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए। इनने बोला अगर हम रिवॉल्यूशन करना चाहते तो हमें मोरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। मतलब इनका कहना था कि पूरा एक टोटल रिवॉल्यूशन की ये बात कर रहे थे। इन्हें ये बोला, फिर इनने बोला कि भाई हमें पॉलिटिक्स में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। हमें वापस से जो हमारी विलेज और मोहल्ला समिति होती है, इनको वापस से ऊपर करना पड़ेगा, इनकी इंपॉर्टेंस हमें समझना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला था जो ऊपर के लोग होते हैं, मतलब हाई लेवल लोग होते हैं हमारे पॉलिटिक्स में, उन्हें भी इस स्ट्रगल को ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम एक क्लीन पॉलिटिक्स कर सकें। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि भाई अगर कुछ चल रहा है, अगर वहाँ के हेड लोग ही खराब रहेंगे तो वो चीज़ कभी सही नहीं हो सकती। इसलिए इनका कहना था जो हेड लोग हैं उन्हें भी अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। और इनके बाद कहना था कि एक मैन अगर ये चाह लेता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अपने आजू बाजू ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो अपने आप एक पूरे इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाएगा। तो ये इनने पूरी बात करी थी। तो ये हमारा पूरा जेपी नारायण का आता है, टोटल रिवॉल्यूशन का आता है और गुजरात और बिहार मूवमेंट का आता है। अब सीधे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है द नक्सलाइट मूवमेंट। तो मेनली 1967 में यह नक्सलाइट मूवमेंट चालू हुआ था। सबसे पहले वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट के पास एक नक्सलबारी पुलिस स्टेशन एरिया से चालू हुआ। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़कर चला गया। अगर बात करें इसको सपोर्ट किसने किया, तो वहाँ के जो लोकल कैडर्स होते हैं, मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं कम्युनिस्ट में जो लोकल एक्टिविस्ट होते हैं, उनने इसको सपोर्ट किया। मेनली CPIM के द्वारा जो लीडर थे, वहाँ के लोकल कैडर्स थे, उनको सपोर्ट मिला तो ये और बढ़ता चला गया। उसके बाद ये नक्सलबारी पुलिस स्टेशन से इसकी बिगिनिंग हुई और फैलता चला गया ये मूवमेंट बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में, और इसको ब्रॉडली हम नक्सलाइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 1969 में और फिर क्या हुआ, जो हमारी CPIM थी, इसको टूटकर एक नई पार्टी फॉर्म हुई जिसका नाम था CPI हमारी ML, मतलब कुल मिला के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं।
जब भी ब्रैकेट में कुछ आता है, जैसे एम आता है तो मतलब वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, एम एल आता है मतलब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को करते हैं, एल अकेला आ रहा है मतलब लेनिनिस्ट को करते हैं, मतलब कुल मिला के वो आइडियोलॉजी इनकी शेप बताता है। तो ये ब्रोक ऑफ हुई थी CPIM और CPI-ML फॉर्म हुई थी, और ये चारू मजुमदार जी की लीडरशिप में फॉर्म हुई थी। ये मेनली इसके लेट क्या करते थे इसको। इसके बाद ये आया कि इन लोगों ने आर्ग्यू किया था कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो फेक है, इनने बोला था बिल्कुल फेक है। और इसके बाद इन्हें एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिसको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड गुरिल्ला वारफेयर, जिसमें इन्हें बोला था कि इसके बाद हम एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। अब ये प्रोट्रैक्टेड गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है, मेनली कम्युनिस्ट लोगों का एक स्ट्रेटेजी होता है। बिल्कुल शॉर्ट भाषा में आपको समझाऊं तो कुल मिला के ये होता है जब नॉर्मल पीपल एक पूरी एक ऑफिशियल आर्मी से लड़ाई करते हैं, कुल मिला के आप बोल सकते हो इंडिया की गवर्नमेंट से सीधे सीधे एक लड़ाई कर रहे थे, छोटे छोटे अटैक किए जाते हैं, उसके बाद परेशान किया जाता है अपने राइट को, मतलब वायलेंट वे में इन लोग अपने राइट्स को पाने का ट्राई करते हैं जिनको जो इनके हिसाब से इनके राइट्स होते हैं। तो ये पूरा इसमें आता है। बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया तो आपको एग्जाम में भी ऐसा कोई डिटेल में लिखने नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें कि इनने फिर आगे क्या किया, तो नक्सलाइट मूवमेंट में इन लोग मेनली क्या करते थे, पूरे वायलेंट वे में करते थे जैसा मैंने कहा। तो जैसे रिच लैंड ओनर्स हो गए, उनका लैंड उनसे स्नेच करते थे, मतलब उसे छीन के पुअर और लैंडलेस लोगों में बांट देते थे। मतलब एक बोल दो एक प्रकार से अगर आप देख रहे हो तो पुअर लोगों में ही बांट रहे हैं, लेकिन एक तरीका कितना गलत अपनाया जा रहा है, मतलब फोर्सफुली आप किसी और का लैंड छीन कर उनको मार कर आप किसी और को दे रहे हो। तो वायलेंट वे में इनके काम होते थे। और मेनली इनका कहना था अगर कोई भी व्यक्ति जिसको पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने हो वो वायलेंट वे में कर रहा है तो इनका पूरा सपोर्ट उनको रहेगा, मतलब इस वायलेंट वे में भी इन लोग सपोर्ट करते हैं। उस समय वेस्ट बंगाल में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा चीज़ें की, बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन किया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई को देख के ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में वो गुनाह कर सकता है तो उसको जेल में डाल दो। इमरजेंसी में इन्हें इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया था, तो ये इन्हें चालू किया। उसके बाद भी लेकिन नक्सलाइट मूवमेंट खत्म नहीं हो रहा था। आजकल आप बहुत ज़्यादा ये नक्सलाइट वर्ड सुनते होंगे, धीरे धीरे पूरी हमारी कंट्री में फैलने लगा था। और अब बात यह है कि धीरे धीरे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें भी ये फैलने लगा है। इसका सीधा एग्जांपल है जैसे हमारी CPI-ML हो गई, ये पार्टी सीधे हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, CPI-ML लिबरेशन वाली हमारी जो पार्टी है सीधा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आ जाती है, सीधा पार्टिसिपेशन लेती है। मतलब कुल के नक्सलाइट मूवमेंट का कहीं ना कहीं अब पॉलिटिक्स में भी रोल आ चुका है, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से सही नहीं है। अगर अभी हम बात करें कि नक्सलाइट वायलेंस से कौन कौन मतलब पीड़ित हैं, तो हमारे सामने आता है करेंटली 9 स्टेट्स में 75 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको नक्सलाइट वायलेंस का सामना करना पड़ता है। और मेनली अगर हम इन एरियाज़ की बात करें जहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये मेनली आदिवासी लोगों का एरिया होता है। ऐसा एरिया होता है जहाँ पर शेयर क्रॉपर हो गए, अंडर टेनेंट्स हो गए, स्मॉल कल्टिवेटर हो गए, इन लोगों को जब बेसिक राइट्स नहीं मिलता है। कुल मिलाकर जो हमारे मेनली पुअर लोग हैं इनको बेसिक राइट नहीं मिलता है, सिक्योरिटी नहीं मिलती है टेन्योर की, या जो प्रोड्यूस होता है क्रॉप हमारे उसका शेयर नहीं मिलता है, अच्छे से इनकी पेमेंट नहीं होती, मतलब इक्वालिटी नहीं मिलती है इनको। तो ऐसी जगहों पर होता है, मतलब यहाँ पर फोर्स्ड लेबर कराया जाता है या फिर आउटसाइडर आकर जब्त कर लेते हैं चीज़ें। एक्सप्रोप्रिएशन मतलब होता है जब्त कर लेना। तो जब चीज़ें जब्त करने लगता है आउटसाइडर आकर रिसोर्सेज करने लगेंगे, मनी लेंडर इनको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, तो ऐसे एरिया में नक्सलाइट मूवमेंट एकदम से फैलने लगता है। गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े मेजर रहती है कैसे करके इसको हम कम कर सकें, लेकिन इतना ज़्यादा काम अभी होते हुए में दिख नहीं रहा है। फिर मेनली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट नक्सलाइट मूवमेंट को खत्म करने के लिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वेज अपना रही है। मतलब ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ है इस चीज़ में। इनका कहना है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को वॉयलेट करके नक्सलाइट मूवमेंट से डील करते हैं लोग। तो ये हमारे सामने आता है। और फिर हमें देखने में मिला है कि नक्सलाइट मूवमेंट के कारण बहुत सारे हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और ये बहुत एक बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। मतलब कुल मिलाकर समझ में आता है कि एक वायलेंट वे में चीज़ चल रही है जिसकी वजह से बहुत एक प्रकार की नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी फैलता है, बहुत सारों की डेथ भी होती है, और एक कहीं ना कहीं हम वायलेंस को प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं चारू मजुमदार जी के बारे में। छोटा सा बॉक्स है, पॉलिटिकल साइंस में बॉक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, एक ये बस एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एक बड़ा रोल है नक्सल लाइट मूवमेंट में, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपके कभी बोर्ड में कोई सीरियस बॉक्सेस नहीं आने वाले हैं, जो हम आपको चैप्टर में बताते हैं बस वही आएंगे, बाकी आपको देखने भी नहीं मिलने वाले। तो चारू मजुमदार जी का बर्थ 1918 में हुआ था, 1972 में इनकी डेथ हुई थी। ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, नक्सलबारी अपराइजिंग के ये हेड थे। उसके बाद एक तेभागा मूवमेंट हुआ था, उसमें भी इनने पार्टिसिपेट किया था। इनने CPI पार्टी को छोड़ा और अपनी खुद की CPI-ML इनने बनाई थी। इनका कहना था कि माओस्ट पाथ अच्छा होता है, उसको ये फॉलो करते थे, और ये पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई थी। अब इसके बाद वापस हमारे पुराने टॉपिक पर आ जाते हैं जब मूवमेंट की बात कर रहे थे। बीच में नक्सलाइट आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि हम सोच रहे हैं कि NCERT का पूरा सीक्वेंस फॉलो करा जाए।
तो अगर वहाँ पर आए तो जो हमारे ये मूवमेंट चल रहे थे इनने एकदम नेशनल लेवल पर इन्फ्लुएंस करना चालू कर दिया था पॉलिटिक्स को। इसके बाद जो हमारे जेपी नारायण थे ये एकदम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका बढ़ने लगा था, लोग इनसे बहुत ज़्यादा एकदम प्रभावित होने लगे थे, इनका एकदम बहुत बड़ा रोल चल रहा था। फिर बाद में ये हुआ कि जो जेपी नारायण का अपना ये एजिटेशन तो अलग अलग चल ही रहा था, साथ ही साथ जो हमारे रेलवे वाले लोग हैं इन्हें पूरे नेशन वाइड स्ट्राइक की बात कर दी थी। आगे अभी हम पढ़ेंगे, अगर एक रेलवे स्ट्राइक कर लेगा तो ऐसा हो जाएगा कि हमारा देश ही पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि भाई एक रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहाँ। तो ये हुआ था। उसका 1975 में जेपी ने एक लोगों की मार्च निकाली थी पार्लियामेंट तक, और ये एक सबसे बड़ी एक रैली में से एक थी जो हुई थी हमारे यहाँ कैपिटल में, मतलब हमारे मेनली दिल्ली में ही हुई थी पार्लियामेंट के लिए। इसको नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी से भारतीय जनसंघ हो गई, कांग्रेस ओ हो गई, भारतीय लोक दल हो गई, सोशलिस्ट पार्टी और बहुत सारी पार्टी हो गई, इनने सपोर्ट किया था। कुल मिला के बोला जा रहा था कि जेपी नारायण अल्टरनेटिव हो सकते हैं इंदिरा गांधी जी के, मतलब एक बहुत बड़े रोल मॉडल बन के सबके सामने आ रहे थे। लेकिन जैसे कि जेपी नारायण का एकदम इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, क्रिटिसिज्म भी आ रहा था। जब भी आप देखेंगे, कभी भी अपना एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जब भी किसी को प्रेज मिलता है तो साथ में क्रिटिसिज्म आ ही जाता है, तो इनके लिए भी आ रहा था। इसमें लोगों का कहना था कि मेनली जो गुजरात और बिहार के एजिटेशन हो रहे हैं ये एंटी कांग्रेस है, मतलब इनका ये स्टेट अपोजिशन से इनका कोई इतना ये नहीं है, मेनली ये इंदिरा गांधी जी के खिलाफ है, मतलब गवर्नमेंट का नहीं है। ये कोई ऐसे एजिटेशन प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं कि गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है या कुछ ये रीजन से, ऐसा कोई रीजन नहीं है। सीधा सीधा जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहां पर इन्हें चालू किया। कुल मिला के इंदिरा गांधी जी से जो इनकी पर्सनली बोल रहे थे लोग की दुश्मनी है, उसके लिए ये है। तो कुल मिला के पर्सनल अपोजिशन के सामने एक क्रिटिसिज्म इनको मिल रहा था कि आप पर्सनल अपोजिशन जो आपकी, आप उसको ऐसे दुनिया के सामने लेकर आ रहे हो। इसके बाद अब बात कर लेते हैं रेलवे स्ट्राइक की जो 1974 में हुई थी। इसमें सीधा एक क्वेश्चन के साथ आपकी बुक चालू होती है कि क्या होगा जब एकदम से रेलवे काम करना बंद कर देगा, और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए, जबकि 1 हफ्ते से ज़्यादा के लिए, तो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि भाई लोगों को भी परेशानी होगी, देश को भी परेशानी होगी, हमारी इकोनॉमी को भी परेशानी होगी, क्योंकि रेलवे एक बहुत हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का मेनली काम होता है, गुड्स इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं, लोग इधर से उधर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो ये ट्रेन इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 1974 में ऐसा हुआ था तो पूरा उसमें ये दिया हुआ है। जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन्स स्ट्रगल थी, ये कमेटी ने क्या किया था इसको, और पहले बता दूं इसको लेड किसने किया था, जॉर्ज फर्नांडिस इसके लीडर थे। इन लोगों ने कॉल दिया कि यार हम नेशन वाइड स्ट्राइक करेंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे उसके, ये सब करेंगे। और मेनली करने का रीज़न क्या था, बोनस रिलेटेड इशू थे और साथ साथ सर्विस कंडीशन पर इनके इशू थे। इन दोनों के पीछे ने स्ट्राइक करना चालू किया। तो हमारी एक पूरी मेनली एक स्ट्राइक हमको देखने को मिल रही थी एक रेलवे उसमें, तो ये पूरा चलता गया। तो इससे हमें मालूम चला कि एक हमारे इंडिया के मतलब जो अब लार्जेस्ट एक पब्लिक वो बोल सकते हैं सेक्टर रेलवे, वही पूरा एक इसमें चला गया था स्ट्राइक में। तो बहुत सारे क्वेश्चन उठा रहे जाते कि यार मई 1974 में जो ये स्ट्राइक हुई ऐसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और लेबर लोगों का माना अनरेस्ट है, भले ही रेलवे वाले खुश नहीं है, बट इतनी बड़ी अगर एक कोई सर्विस है तो क्या उसका स्ट्राइक करना एक सही चीज़ होती है कि गलत चीज़ होता है। पूरी ऐसी बातें चालू हो गई थी। गवर्नमेंट ने सीधे बोल दिया कि ये स्ट्राइक इलीगल है, गवर्नमेंट ने उनकी कोई भी डिमांड मानने से मना कर दिया। ऐसा चलता रहा, बहुत सारे लीडरों को अरेस्ट किया गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आर्मी लगाई गई कि जिसमें कोई रेलवे हमारे ट्रैक का नुकसान ना कर पाए, तो टेरिटोरियल आर्मी को उधर लगा दिया गया। ऐसा सब चलने के बाद फाइनली फिर 20 डेज़ के बाद इस स्ट्राइक को बंद कर दिया गया और कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पे एक मनमानी थोड़ा सा आया था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी की। अब इसके बाद अगर हम बात करें हमारे यही टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी की, तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसी से इस चैप्टर की मेन शुरुआत होगी। ऐसा क्या हुआ जिसके बाद जुडिशरी और हमारा जो गवर्नमेंट है इसके बीच हमें एक लड़ाई देखने को मिली। अगर याद हो तो आपने 11th में भी इससे रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा होगा, हम उसको अब आगे बढ़ाते हैं। मेनली हमारे सामने से 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ रहे थे जो बहुत परेशान कर रहे थे हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जुडिशरी को। सबसे पहला था एक क्वेश्चन कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकती है। अब्रिज करना मतलब कट डाउन कर देना, तो कुछ इस तरह उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। क्या ये कर सकती है हमारी गवर्नमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं कर सकती। इसका सेकंड आया क्या पार्लियामेंट हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर सकती है एक अमेंडमेंट करके। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला नहीं, पार्लियामेंट कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे हमारे राइट्स कर्टेल हों। इसका थर्डली पार्लियामेंट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें हम चेंजेस ऐसे कर रहे हैं, इसको अब्रिज हम ऐसे कर रहे हैं जिससे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं उनको हम इफेक्ट दे सकें। ये एक पार्लियामेंट ने अपना लॉजिक दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को भी रिजेक्ट कर दिया, चलो आप ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा एक सीन हमारे सामने आया था। इसके बाद गवर्नमेंट और जुडिशरी के बाद एकदम लड़ाई होने लगी।
अगर याद हो तो केशव नंदा भारती केस में भी यही चीज़ हमें देखने को मिली थी, जिसके बाद हमारे कोर्ट ने कहा था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे फीचर हैं जिसको पार्लियामेंट चाहकर भी अमेंड नहीं कर सकता। ये हमारे कोर्ट ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। अब इसके बाद फिर और भी ऐसी चीज़ हुई अब जिसका जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में हमें एकदम से लड़ाई देखने को मिली। मेनली हुआ क्या, 1973 में जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपना केशव नंदा भारती केस में स्टेटमेंट दिया था, उसमें अपना पूरा डिसीजन सुनाया था, इसके बाद जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन है वो खाली हो गई, वेकेंट हो गई। तो वैसे वैकेंसी निकाली गई कि यार हमें एक इंडिया के लिए चीफ जस्टिस चाहिए। तो इंडिया में हमेशा से एक प्रैक्टिस रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, ये हमेशा से होता आ रहा है। लेकिन 1973 में क्या हुआ, हमारी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने 3 ऐसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको साइड किया और उनसे यंग A.N. राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। मतलब अपने आप में एक ऐसी चीज़ हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अब यहाँ पर कंट्रोवर्शियल बात यह है कि जो 3 हमारे चीफ जस्टिस जिनको ने नहीं बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, ये तीनों वो जज थे जिनने कांग्रेस पार्टी के अपोज में अपनी डिसीजन दिए थे। कुल मिला के गवर्नमेंट की रूलिंग्स को इनने मना कर दिया था। तो कुल मिला के यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आ गई, क्या गवर्नमेंट ये जानबूझकर नाटक कर रही है अपने आप को चलाने के लिए। तो इसके बाद बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन थे और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, मिक्स होने लगी बहुत जल्दी बहुत बातें चलने लगी। प्राइम मिनिस्टर के जो लोग क्लोज थे, इन लोगों का मेनली कहना था कि जो जुडिशरी है और ब्यूरोक्रेसी है ये हमें कमिटेड होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के जहाँ ये 3 ऐसे बनाए गए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, के तीनों को देख सके आपस में कि कोई कुछ गलत ना करे। यहाँ पर हमारा लेजिस्लेचर मतलब गवर्नमेंट का कहना था कि इन दोनों को हमें अपने अंडर में लाना है। मतलब एक प्रकार से ऐसी बातें चल रही थी, ये बहुत चीज़ें हुई और ये तो चल ही रही थी लड़ाई। इसके बाद एक ऐसी चीज़ हो गई जिसे सब बदल के रख दिया, क्लाइमैक्स बोल सकते हैं आप उसको इसका। वो ये था कि जब हमारी हाई कोर्ट की रूलिंग आई जिसने बोल दिया कि इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन हुआ है वो इनवैलिड। अब यहाँ से ही चैप्टर का पूरा मज़ा चालू होता है कि इंदिरा गांधी जी के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई चल रही है, उनके इलेक्शन को इनवैलिड बोल दिया गया है कि मतलब आप इलेक्शन गलत तरीके से जीती हैं। उसके बाद इतने मूवमेंट चल रहे हैं, क्राइसिस हो रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं, अब ये क्या करेंगी। ये अपना एक अलग से इनका कंट्रोवर्सी अलग चल रही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, किसने हमें यहाँ इमरजेंसी लाया, इंदिरा गांधी जी ने कैसे बहुत ही स्मूथ वे में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपना गेम खेला, पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्क्रीन में आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो सीधा मिलता हूँ आपसे सेकंड पार्ट में, जब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।